कुलधरा, राजस्थान के थार रेगिस्तान की रेत में दबा एक गांव। यहाँ सूरज ढलते ही रौनक नहीं, सन्नाटा पसर जाता है। सिर्फ हवा नहीं, एक अजीब सी खामोशी है जो आपको घेर लेती है। एक ही रात में इस गांव के हजारों लोग अचानक गायब हो गए और दीवारों पर लिख गए एक श्राप। क्या सच में एक रात में 84 गांव खाली हो गए थे? क्या एक शख्स की जिद इतनी भारी थी कि पूरी सभ्यता मिट गई? या फिर ये कहानी इतिहास नहीं बल्कि डर का एक ऐसा कारोबार है जो आज तक चल रहा है? जरा गौर से देखिए, ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये वो गांव है जहां कभी 600 से ज्यादा मजबूत घर थे, हवेलियां थी, जहां मंदिरों में घंटियां बजती थी, जहां गलियों में बच्चे खेलते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने रेगिस्तान में पानी रोकना सीखा और खड़ीन प्रणाली से सूखी धरती पर सोना उगाया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज यहाँ सिर्फ टूटी दीवारें हैं, सूखी नदी है और भूतों की कहानियां? आज हम इन खंडहरों के बीच खड़े होकर ढूंढेंगे सच, किंवदंती और इतिहास के बीच का वो सच जिसके आगे सैलानी, सरकारें, वैज्ञानिक और इतिहासकार सब हैरान हैं। क्या कुलधरा सच में भूतिया है या फिर ये भारत का सबसे सफल हॉन्टेड ब्रांड है? आगे हम आपको बताएंगे कौन थे यहाँ के असली निवासी, कैसे कमाते थे, कैसे जीते थे और आखिर क्यों उजड़ा ये खुशहाल गांव। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम डर नहीं सच दिखाने वाले हैं। सुबह 7 बजे हम जैसलमेर से बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जो रहस्यों से भरी है। ये दूरी 18 किलोमीटर की है। ऊबड़ खाबड़ सकरी सड़क होते हुए हम पहुंचते हैं रहस्यमय गांव कुलधरा। कुलधरा एक गांव था जिसके मूल निवासी पालीवाल ब्राह्मण माने जाते थे और शायद ये मध्य युग से ही वहां बसे हुए थे। ये बस्ती मातृ देवी के मंदिर के चारों ओर केंद्रित थी। इसमें मुख्य 3 लंबी सड़कें थीं जिन्हें कई लंबी सकरी गलियों में बांटा गया था। आज भी यहाँ पत्थर के मकान, मंदिर और सीढ़ीदार कुओं के खंडहर देखे जाते हैं जो एक समय के समृद्ध जीवन का संकेत देते हैं। इन खंडहरों के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ शहर की दीवार के अवशेष देखे जा सकते हैं। कुलधरा का पूर्वी भाग छोटी काकनी नदी के सूखे नदी तल की तरफ है। इन खंडहरों को देखकर नहीं लगता कि ये कभी गांव रहा होगा। यहाँ आज भी 2 मंजिला मकानों के खंडहर मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां भी रही थीं। ये गांव बेहद रईसों का गांव था। अपने समय के हिसाब से गांव काफी उन्नत था, जिसमें सुनियोजित लेआउट, जलवायु नियंत्रण के लिए डिजाइन किए गए वेंटिलेशन वाले घर और एक मजबूत केंद्रीकृत सामुदायिक संरचना। लेकिन सवाल उठता है कि ये लोग इतने अमीर कैसे थे? कुलधरा गांव को किसने बसाया और सबसे पहले यहाँ कौन आया? इसकी कहानी भी दिलचस्प है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर आए ब्राह्मणों ने बसाया था। पाली से आए इन प्रवासियों को पालीवाल कहा जाता था। इतिहासकार लक्ष्मी चंद ने अपनी किताब तवारीख जैसलमेर में कहा है कि काधन नामक एक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला पहला इंसान था। उसने गांव में उधनसार नाम का एक तालाब खुदवाया था। गांव के खंडहरों में 3 शमशान घाट और कई देवाली यानी स्मारक पत्थर या समाधि शामिल हैं। 2 देवाली शिलालेखों से संकेत मिलता है कि गांव 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बसा था। ये शिलालेख भट्टिक संवत यानी कि 623 ईस्वी से शुरू होने वाला एक कैलेंडर युग के हैं और इनमें क्रमशः 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी में 2 निवासियों की मौत दर्ज है। अब गांव में 410 इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। गांव के बाहरी इलाके में स्थित निचले कस्बे में 200 दूसरी इमारतें भी थीं। इस गांव में कितने लोग रहते थे इसे लेकर भी अलग अलग अनुमान मिलते हैं। इतिहासकार लक्ष्मीचंद की तवारीख जैसलमेर में पालीवाल आबादी और कई गांवों के परिवारों के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हर परिवार में तकरीबन 4 लोग थे और व्यक्तियों की संख्या का इस्तेमाल करते हुए और खंडहर हो चुके घरों की संख्या 400 मानते हुए इतिहासकार S.A.N. रिजवी ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुलधरा की आबादी 1588 होने का अनुमान लगाया। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड ने सबसे जानकार स्थानीय लोगों से जुटाई जानकारी के आधार पर 1815 में कुलधरा की आबादी 800
यानी कि 200 परिवारों में दर्ज की। सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में ये गांव पाली के ब्राह्मणों ने बसाया था? इसकी सच्चाई भी चौंकाने वाली है। इस जगह पर कई दूसरे दिवाली शिलालेख भी हैं। इन शिलालेखों में पालीवाल शब्द का उल्लेख नहीं है। इनमें निवासियों को केवल ब्राह्मण, ब्राह्मण या वामन के रूप में वर्णित किया गया है। कई शिलालेखों में निवासियों की जाति कुलधर या कलधर बताई गई है। ऐसा लगता है कि पालीवाल ब्राह्मणों में कुलधर एक जाति समूह था और गांव का नाम इसी जाति के नाम पर रखा गया था। कुछ शिलालेखों में निवासियों की उपजाति और गोत्र का भी उल्लेख है। शिलालेखों में दर्ज कई जातियों में हरजल, हरजलू, हरजलूनी, मुदगल, जिसूतिया, लोहरथी, लाहती, लखर, सहारन और महाजलर शामिल हैं। शिलालेखों पर गोत्रों में असमर, सुतधना, गर्गवी और गागो शामिल हैं। एक शिलालेख में एक ब्राह्मण के वंश का उल्लेख गोनाली के रूप में भी किया गया है। पालीवाल ब्राह्मणों के अलावा शिलालेखों में धनमग और सुजो गोपालना नामक 2 वास्तुकारों का भी उल्लेख है। शिलालेखों से संकेत मिलता है कि यहाँ के ब्राह्मण गांव के ही ब्राह्मण समुदाय के भीतर ही विवाह करते थे। हालांकि जातियों और उपजातियों में एक से ज्यादा शादियों का चलन था। गांव के निवासी वैष्णव थे। गांव के मुख्य मंदिर में विष्णु और महिषासुर मर्दनी की मूर्तियां थी। ज्यादातर शिलालेख भगवान गणेश की स्तुति से शुरू होते हैं, जिनकी छोटी मूर्तियां प्रवेश द्वारों पर भी दिखाई देती हैं। गांववासी बैल और एक स्थानीय घुड़सवार देवता की भी पूजा करते थे। कुलधरा के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, इसका अंदाजा दिवाली पर बनी मूर्तियों से मिलता है। मूर्तियों को देखा जाए तो लगता है कि कुलधरा के पुरुष मुगल शैली की पगड़ी और जामा यानी ऊपर से नीचे तक एक कपड़े की बेल्ट के साथ पहनते थे। वो आमतौर पर दाढ़ी रखते थे, गले में हार पहनते थे और कमर में खंजर लगाते थे। महिलाएं चोली या लहंगा पहनती थी और उनमें से कुछ गले में हार भी पहनती थी। कुलधरा गांव के निवासी केवल किसान ही नहीं थे, बल्कि वो कुशल कृषि व्यापारी और बैंकर भी माने जाते थे। वो उत्तम मिट्टी से बने सजावटी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। गांव वाले बगल में बहती काकनी नदी और कई कुओं के पानी का इस्तेमाल करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन प्रणाली विकसित की, जो ढलान वाली पहाड़ी के नीचे मेड़ बनाकर बारिश का पानी रोकने की तकनीक थी। बारिश का पानी इस मेड़ के पीछे जमा होकर पूरे खेत को तालाब में बदल देता था, जिससे पानी मिट्टी में धीरे धीरे रिसता था। पानी के साथ बहकर आई गाद मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना देती थी। पानी सूखने के बाद नवंबर में इस नम जमीन पर बिना किसी अतिरिक्त सिंचाई के गेहूं, ज्वार और चना उगाया जाता था। एक स्तंभ शिलालेख में कहा गया है कि कुलधरा के ब्राह्मण तेजपाल ने 1757 ईस्वी में इस बावली का निर्माण करवाया था, जो आज भी मौजूद है। आप इस बावली में नीचे तक जा सकते हैं। हालांकि अब इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये बेहद डरावनी लगती है। इसकी दीवारों पर भी आपको भगवान गणेश की मूर्ति दिख जाएगी। अब सवाल वही जिसके लिए कुलधरा गांव जाना जाता है। आखिर ये खुशहाल गांव अचानक कैसे खाली हो गया? कैसे ये खंडहर में तब्दील हो गया? पहले बात करते हैं उस किंवदंती और शराब की, जिसने इस खंडहर गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया। हर कहानी का एक खलनायक होता है। कुलधरा की कहानी का खलनायक जालिम सिंह है, जिसे सालिम सिंह भी कहा जाता है। सालिम सिंह 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर के दरबार में दीवान था। उसके बारे में इतिहास में उल्लेख है कि वो हद से ज्यादा कर वसूलता था। जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया और वो यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन लोक कथा इससे भी आगे जाती है। लोक कथाओं के मुताबिक सालिम सिंह जब लगान वसूलने के लिए कुलधरा पहुंचा तो उसकी नजर एक पालीवाल ब्राह्मण की बेटी पर पड़ी। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, जो दरअसल दबाव था। चूंकि गांव के लोग गांव के बाहर शादी नहीं करते थे, इसलिए बुजुर्गों ने मना कर दिया। तब कथित तौर पर धमकी दी गई, अगर लड़की नहीं मिली तो गांव तबाह कर दिया जाएगा। फिर एक सामूहिक निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि सन 1825 की रक्षाबंधन की रात हजारों पालीवालों ने एक साथ अपने घर छोड़ दिए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, कोई भी इस भूमि पर दोबारा निवास नहीं कर पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी फल फूल नहीं पाएगा। अगली सुबह 84 गांव खाली थे। खाने की थालियां रखी थी, चूल्हे अभी बुझे थे, सामान बिखरा था, इंसान गायब थे, लेकिन लूट का कोई निशान नहीं। पूरी आबादी जैसे धरती में समा गई। लेकिन क्या यह कहानी पूरी सच्चाई है? ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि गांव की जनसंख्या धीरे धीरे घटी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कुलधरा की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1588 थी। 1815 में लगभग 800 और 1890 में मात्र 37 लोग यहाँ बचे थे। वजह थी
भूकंप, सूखा और आर्थिक दबाव संकट। 2017 में एक वैज्ञानिक अध्ययन ने इस रहस्य को नया आयाम दिया। अध्ययन में सामने आया कि कुलधरा और दूसरे पड़ोसी पालीवाल गांवों जैसे खंबा भूकंप की वजह से बर्बाद हो गए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि घरों की दीवारें एक साथ ढही हैं, न कि समय के साथ। छतों के बीम एक ही दिशा में गिरे हैं, जो अचानक आई तबाही की ओर इशारा करते हैं। कुलधरा ही नहीं बल्कि खंबा गांव में भी ऐसे ही खंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग शायद इसी वजह से पलायन कर गए। लोगों के यहाँ से पलायन की दूसरी वजह सूखा भी था। साक्ष्य मिलते हैं कि 1815 तक गांव के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे। 1850 तक केवल बावड़ी और 2 गहरे कुएं बचे थे। जब एस.एन. रिजवी ने 1990 के दशक में कुलधरा का सर्वेक्षण किया तो उस जगह केवल सूखी नदी के कुछ हिस्सों में जमा हुआ पानी ही शेष था। माना जाता है कि घटती जल आपूर्ति ने कृषि उत्पादकता को काफी कम कर दिया होगा, जबकि जैसलमेर राज्य से लगान की मांग में कोई कमी नहीं आई। इससे पाली वालों को कुलधरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि कुलधरा में भूत प्रेत की बातें कहां से आईं? रेगिस्तान के बीच खामोश खंडहर, टूटी दीवारें, सुनसान गलियां, ऐसा दृश्य स्वाभाविक रूप से रहस्य पैदा करता है। जब किसी जगह का इतिहास अधूरा या विवादित होता है तो कल्पनाएं उसकी जगह ले लेती हैं। बाद के सालों में जब कुलधरा को एक संरक्षित धरोहर और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया तो हॉन्टेड विलेज वाली छवि को पूरी तरह नकारा भी नहीं गया। कई जगहों पर इसे भूतिया गांव कहकर प्रचारित किया गया। हॉरर शो, पैरानॉर्मल टीमों की विजिट, यूट्यूब वीडियोस और मीडिया रिपोर्ट्स ने इस छवि को और मजबूत किया। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रहस्यमय ब्रांडिंग ने टूरिज्म को जरूर बढ़ाया। ज्यादातर स्थानीय लोग रहस्यमय घटनाओं का सामना करते हैं और भूत प्रेतों और अलौकिक गतिविधियों में विश्वास करते हैं, क्योंकि कुलधरा के 3 सच हैं। पहला सच, ऐतिहासिक भूकंप आया, पानी सूखा, आर्थिक दबाव बढ़ा, लोग धीरे धीरे पलायन कर गए। ये सच पत्थरों और वैज्ञानिक अध्ययनों में दर्ज है। दूसरा सच, सांस्कृतिक, सालिम सिंह की कहानी रक्षाबंधन की रात और वो श्राप। ये कहानी चाहे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित ना हो, लेकिन ये लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है। ये सच उतना ही असली है जितना पत्थर। तीसरा सच, पर्यटन। ये जगह लाखों लोगों को खींच लाती है, रोजगार देती है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। ये सबसे व्यवहारिक सच है। कुलधरा का असली रहस्य ये नहीं है कि यहाँ भूत हैं या नहीं। असली रहस्य ये है कि कैसे एक खामोश वीरान गांव में इतनी सारी कहानियां समा सकती हैं। कैसे पत्थर बोल सकते हैं अगर उनके आसपास सुनने वाले हों। कुलधरा आज भी वैसा ही है जैसा 200 साल पहले छोड़ा गया था। खंडहर, खामोशी और अनगिनत सवाल। शायद इन सवालों का जवाब कभी ना मिले। शायद यही इस जगह की खूबसूरती है।